अब हेडिंग डालिए आप लोग लैमार्कवाद, लैमार्कवाद, ठीक ना, लैमार्कवाद, ठीक ना। अब हेडिंग डालिए लैमार्कवाद। लैमार्कवाद भाई साहब किसने विचारा था, देखो लैमार्कवाद, ठीक ना। अब लैमार्क से आपको पता चला होगा इसमें दो शब्द, एक लैमार्क है और एक वाद। लैमार्क वैज्ञानिक का नाम है, वाद माने होता है विचारधारा। क्या होता है बाबू, वाद मतलब क्या होता है, विचारधारा होती है, ठीक ना। वाद का मतलब ही होता है कि विचारधारा। तो लैमार्क ने कुछ विचारधारा दिया, इसे मिलाकर के कहा गया लैमार्कवाद। तो कौन सा विचारधारा दिया था, इसे हम लोग समझते हैं। पहला नंबर तो लैमार्क कहां का निवासी था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया, तो लिख देना फ्रांस बाबू, ठीक ना। लैमार्क कहां का निवासी था, तो फ्रांस का निवासी था, ठीक ना। और भाई साहब इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि लैमार्क की बुक का नाम क्या था। लैमार्क के बुक का नाम था, लिखो, फिलोसफी जूलॉजिक, फिलोसफी, फिलोसफी जूलॉजिक, जूलॉजिक, ठीक ना। क्या नाम था, फिलोसफी जूलॉजी, ठीक ना, फिलोसफी जूलॉजिक बुक का नाम। लैमार्क ने जिस पुस्तक का नाम लिखा, उस पुस्तक का नाम लिखा वो क्या था, फिलोसफी जूलॉजिक। और लैमार्कवाद भाई साहब नाम से ही पता है कि भाई साहब लैमार्कवाद विचारधारा किसने दिया, तो कहोगे लैमार्क ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था, लैमार्क, ठीक ना, लैमार्क ने, ठीक ना। ये ध्यान रहे, लैमार्क ने ये विचारधारा दिया। अब क्या 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 विचारधारा दिया वो आपको समझना है। पहला नंबर लैमार्कवाद में आपको ये देखना है कि भाई साहब इसने बताया, इसने लैमार्क ने बताया, आपको वही वाला है, वही जो जिराफ वाली बात आप सुनते हो। इसने बताया कि भाई साहब जीवों में, इसने बताया जीवों में अंगों का, अंगों का प्रयोग, प्रयोग एवं अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक ना। इन्होंने बताया, कौन, लैमार्क ने बताया, ठीक ना। पहला विचारधारा उन्होंने बताया, उन्होंने विकास के पहले बात बताई कि जीवों के अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग। इसका अर्थ होता है, अभी समझाते हैं, इसका अर्थ होता है कि जिस अंग का ज्यादा प्रयोग होगा, जिस अंग का, जिस अंग का ज्यादा प्रयोग होगा, प्रयोग होगा, होगा उसका विकास ज्यादा होगा, उसका विकास, उसका विकास ज्यादा होगा, ठीक ना, ज्यादा होगा। यह ध्यान रहे, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जिस अंग का, मतलब जीवों में जिस अंग का प्रयोग ज्यादा होगा वह अंग ज्यादा विकसित होगा। इनके कहने का मतलब यह है। और दूसरी बात इसी में लिखा है अनुप्रयोग, तो जिस अंग का प्रयोग कम होगा वह धीरे 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 आने वाले समय में वह क्या होगा, वह समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वह उसका भाई साहब क्या हो जाएगा, विकास घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसे कैसे समझाया उन्होंने, यही बात उन्होंने कैसे समझाया, इसी बात को समझाने के लिए एक काम करते हैं, जिराफ को लेते हैं। जैसे देखो मान लो ये पेड़ है बाबू, ये पेड़ है, ठीक ना। इस पेड़ पर भाई साहब पत्तियां होंगी, ठीक ना, इस पेड़ पर पत्तियां होंगी, ठीक ना, ध्यान से देखना, इस पेड़ पर पत्तियां होंगी, ठीक ना। इसी से लैमार्क ने कैसे समझाया अपनी बात को, देखो, जैसे देखो लैमार्क महोदय कैसे, अब इस पेड़ पर पत्तियां हैं, ठीक ना। उन्होंने कहा कि जैसे देखो पहले जिराफ की गर्दन, जैसे देखो जिराफ की गर्दन, अब यहां से समझो कि जब जिराफ की गर्दन यहां तक आती थी, ठीक ना, जिराफ नहीं बनेगा मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो कुछ भी बन गया, तो वो कहते हैं, अब वो कहते हैं कि भाई साहब ये जो जिराफ है, पहले इस जिराफ की गर्दन, मान लो कि ये जिराफ यहां तक चल सकता है, तो इतनी दूरी तक, ये मान लो पृथ्वी है, तो इतनी दूरी तक नीचे वाले हिस्से में जितनी पत्तियां होंगी वो खा लेगा। लेकिन भाई साहब जैसे ये पत्ती खत्म होगी, अब क्या है भाई साहब, ऐसे आसपास की सभी पत्तियां, सभी पेड़ों की पत्तियां ऐसे नीचे वाला वो खा लेगा। जब भाई साहब उसको जरूरत है क्या, अब ऊपर वाली पत्ती बची है, तो इसे खाने के लिए जिराफ क्या किया, अपनी गर्दन को और ऊपर किया, अपनी गर्दन को और ऊपर किया। भाई साहब ये वाली भी पत्तियां खा ली और आसपास के सभी पौधों की उतनी दूरी की पत्तियां खा ली, तो फिर भाई साहब गर्दन क्या करेगा, ये अपना और ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और ऐसे करते करते जिराफ की गर्दन क्या हो जाएगी भाई साहब, बहुत लंबी हो गई। तो क्यों हो गया, प्रयोग की वजह से। तो जिराफ की गर्दन क्यों लंबी हो गई भाई साहब, क्योंकि जिराफ ऐसे ऐसे करते हुए कई सालों से ऐसे कर रहा था कि नीचे की पत्तियां खा लिया तो ऊपर वाली जरूरत पड़ी, इस वजह से उसकी गर्दन लगातार विकसित हो गई। क्यों, क्योंकि उसने अपने गर्दन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया, इस वजह से उसकी गर्दन क्या हो गई भाई साहब, बहुत ज्यादा लंबी हो गई। तो ये कौन कह रहा है, लैमार्क महोदय के अनुसार कहा जा रहा है, ठीक ना। लेकिन भाई साहब कोई और था, एक व्यक्ति था, वो भी सुन रहा था, अच्छा कि मतलब जिस अंग का प्रयोग ज्यादा करोगे वो अंग भाई साहब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, मतलब आने वाली पीढ़ी में भी दिखेगा, मतलब बताओ ये वाला थे तो भाई साहब अगली पीढ़ी में भी इनका गर्दन लंबा हो जाएगा। भाई साहब ठीक है, तो ये बात कौन कह दिया, लैमार्क। तो एक व्यक्ति और था, वो सुन रहा था, उसकी बात सुन लो भाई साहब, उसने चूहा में परीक्षण कर दिया। उनके इस बात को सिद्ध करने के लिए, ये तो लिख लिए होंगे, उनकी इस बात को सिद्ध करने के लिए उसने क्या किया, परीक्षण कर दिया चूहे पर। कैसे, देखो एक नाम था भाई साहब लैमार्क का खंडन करने के लिए, खंडन करने के लिए, लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए एक व्यक्ति था, उसका नाम था बिसमैन। क्या नाम था बाबू, बिसमैन, बिसमैन, ठीक ना,
बिसमैन ने, ठीक ना, उसका नाम था बिसमैन। ठीक, ध्यान से सुनना, अभी कहानी एकदम मजा आ जाएगी। ठीक ना, लेमार्क ने जो कहा कि भाई साहब जो अंग ज्यादा प्रयोग करोगे वो अंग क्या हो जाएगा, ज्यादा विकसित हो जाएगा। जैसे जिराफ ने अपनी गर्दन उठाते 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 ऊपर तक खाने की जरूरत पड़ी, इस वजह से उसने अपनी गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल किया, उसकी गर्दन लंबी हो गई। इस बात को भाई साहब गलत साबित करने के लिए एक व्यक्ति, खंडन करने के लिए एक व्यक्ति था, उसका नाम था बिसमैन। उसने क्या किया भाई साहब, उसने कुछ चूहे लिए, उसने 68 सफेद चूहे लिए। कितना? 68 सफेद चूहे लिए। कहा अच्छा ऐसी बात है कि अगर जिस अंग का प्रयोग ज्यादा होगा वो अंग आगे चल के दूसरी पीढ़ी में भी दिखेगा। तो इसने कहा अच्छा रुको, तो इसने 68 चूहे लिए, इन चूहों की पूंछें काट दी। क्या कर दिया बाबू? पूंछ छाता, ठीक है, पूंछ काट दिया। कहा अच्छा, ऐसे करके इसने 5 पीढ़ी तक और 68 चूहों के पूंछ काट दिया, और इनसे बच्चे जो पैदा हुए, मान लो कि ये बच्चे पैदा हुए, इनकी भी क्या किया? पूंछ काट दिया, इनकी भी पूंछ काट दिया। फिर भाई साहब जो बच्चे हुए उनकी भी पूंछ काट दिया। ऐसे करके कितने पीढ़ी तक? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। इस प्रकार उसने भाई साहब कुल 901 चूहे पैदा कर दिए। कितना? 901 चूहे पैदा कर दिए। 901 चूहा पैदा कर दिया कि भाई साहब यही बात सिद्ध करने के लिए कि अच्छा अगर मान लो कि एक पीढ़ी में नहीं दिखा तो दूसरी पीढ़ी में 5 पीढ़ी तक उसने क्या किया बाबू? 901 चूहों की पूंछें काट दिया। ठीक है, इस प्रकार उसने 901 बच्चे पैदा किए। लेकिन उसने एक क्या निष्कर्ष निकाला कि 901 बच्चों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसका भाई साहब किसी प्रकार का परिवर्तन, हर चूहे की पूंछ थी, अच्छा पूंछ था, न तो कोई दिक्कत वाला पूंछ था। जैसे पहले चूहे थे 68 चूहे थे, ठीक उसी प्रकार की पूंछे इन 901 चूहे में भी देखने को मिला। इस आधार पर कहा गया भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात इनके बातों का कि भाई साहब आगे चल के जितना लंबा, जिसका ज्यादा प्रयोग करोगे, जो अंग ज्यादा प्रयोग करोगे वो ज्यादा लंबा होगा, इस बात का खंडन करने के लिए एक तथ्य और दिया गया। अगर ऐसा होता तो बताओ पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता? कभी सुने हो कि पहलवान का बेटा पहलवान हुआ? हाँ, हो सकता है कि पहलवान का बेटा पहलवान हो गया, लेकिन भाई साहब पहलवान का बेटा तो ससुर कबो कबो किया पहलवान हो जाता है, एकदम टिड्डा खिड्डा मुड्डा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, पहलवान का बेटा पहलवान हो सकता था अगर ऐसा होता लेमार्क के अनुसार। ठीक है ना, तो ये भी आपको गलत साबित करने के लिए, तो लेमार्क की बातों को खंडन करने के लिए बिसमैन ने क्या किया था? चूहे पर प्रयोग किया था, ये ध्यान रहे। इस तरह उसने 5 पीढ़ी के चूहों का पूंछ काट दिया। ठीक है, पूंछे टेल काट दिया, तो देखा भाई साहब 5 पीढ़ी में तो कोनो परिवर्तन नहीं आ रहा। तुम कह रहे हो कि ज्यादा प्रयोग करोगे जो अंग वो ज्यादा विकसित होगा। हाँ, इनमें तो पूंछे नहीं थी, इनने प्रयोग नहीं किया, तो बताओ वो तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, पूंछे आई। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये खंडन किया जा सकता है, ये ध्यान रहे। ठीक है, लेमार्क की बातों को और एक तरीके से हमने बताया कैसे पहलवान का बेटा पहलवान हो सकता था। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है ना, इनकी पुस्तक का नाम क्या था बाबू? फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है ना, इसने क्या किया था बाबू? अंगों के प्रयोग एवं अनुप्रयोग की बातें किए थे। ठीक है ना, कौन? लेमार्क ने। ठीक है ना, किस पर अध्ययन करने के उदाहरण के लिए क्या लिए थे? तो कहोगे जिराफ का। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब लिखो अगला अगला है डार्विनवाद। ठीक है ना, डार्विनवाद डार्विनवाद यहां से ज्यादा क्वेश्चन बना। डार्विनवाद की विचार, वही फिर बात आ गई, डार्विन एक वैज्ञानिक थे और वाद माने एक विचारधारा। तो कोई विचारधारा प्रस्तुत किए थे, कौन सी विचारधारा? डार्विन कहां के निवासी थे? तो कहोगे ब्रिटेन के। ठीक है ना, ब्रिटेन के निवासी थे। कहां के? ब्रिटेन के निवासी थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? अभी लिखाते हैं। ठीक है ना, पहले लिख लो कि इन्होंने अध्ययन, अच्छा लिख लो, पहले बुक ही लिख लो, लिखो बुक का नाम लिखो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक ना, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इनकी पुस्तक का नाम, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसकी पुस्तक है? तो क्या बताओगे? डार्विन की पुस्तक है। डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। कौन दिया बाबू? डार्विन ने दिया था। कहां का निवासी था डार्विन? ब्रिटेन का निवासी था। ठीक है ना, अब देखो इसने और कुछ दिया था। हाँ लिखो, इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक ना, इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और लिखो, इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इसने किस पर अध्ययन किया था? तो लिखो फिंची नामक चिड़िया पर, फिंच या फिंची। ठीक है ना, लिख लो फिंची या फिंच, फिंची, इसने फिंची या फिंच, फिंची नामक चिड़िया पर अध्ययन किया था, चिड़िया पर अध्ययन किया था। ठीक है ना, और लिखो इसके बारे में भाई साहब, ये अध्ययन कहां किया था? इक्वाडोर के गैलापैगोस पर, गैलापैगोस द्वीप समूह पर किया था। गैलापैगोस द्वीप कहां पर है? इक्वाडोर में, वर्तमान में इक्वाडोर
इक्वाडोर में, ठीक है ना, अध्ययन के लिए कहां पर कौन सा द्वीप समूह किया? यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि डार्विन ने अध्ययन के लिए किस द्वीप समूह पर गया था, तो कहोगे गैलापागोस द्वीप पर। इसकी पुस्तक का नाम, ठीक ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। फिंची नामक चिड़िया का अध्ययन किया था। भाई साहब अपने अध्ययन में किस चिड़िया का इस्तेमाल किया था डार्विन ने? फिंची नामक, ठीक ना, या फिंची दोनों मिलता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। अब देखो भाई साहब, ये कहां का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। अब एक बात इसके बारे में देखो, आपने सुना होगा सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, एक और सिद्धांत दिया था, लिख लो यहीं पर, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, ठीक ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक ना। भाई साहब जो पर्यावरण के साथ जितना लड़ सकता है वही लंबे समय तक जीवित रह सकता है, इसका मतलब है, ठीक है ना, ध्यान रहे, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जैसे भाई साहब युद्ध हो रहा है, मान लो जैसे मछली, तालाब में मछलियां बहुत सारी हैं, तो मान लो उस तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगे, तो कौन जीवित रहने का संभावना किसको ज्यादा है? कहां? बड़ी मछलियों। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो लड़ के जी सकती हैं, वो अपने लिए स्थान ग्रहण कर सकती हैं। छोटी मछलियों को दबा करके नीचे रखा जा सकता है, ठीक है ना। अभी कोई भी चीज हो, जैसे आपने मछली ले लो एक बाल्टी में, तो बड़ी मछलियां ऊपर होना लाजिम सी बात है, नीचे छोटी मछलियों को दबा कर रखा जा सकता है। तो कहा गया कि जो, लेकिन वो इसके संदर्भ में नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो वातावरण के साथ जितना बेहतरीन सामंजस्य स्थापित कर लेगा, वातावरण के साथ जितना आसानी से रह लेगा, वही क्या कर सकता है? लंबे समय तक जीवित रह सकता है। जो लड़ सकता है किससे? पर्यावरण से, वही लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसका संदर्भ ये था, ठीक है ना, ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। बाकी लोग तो, हम लोग ऐसे भी दिमाग लगा लेते हैं कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो भाई जितना मजबूत होगा वैसे भाई लंबे समय तक जीवित रहेगा, चाहे वो भाई साहब हमारा समाज क्यों ना। लागू होता है डार्विन का सिद्धांत, ये लागू होता है समाज पर भी। तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का नियम किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने लिखा था? भाई साहब डार्विन ने लिखा था, ब्रिटेन का निवासी था, ठीक है। उसके अलावा एक बात आपको और समझना है क्या, अब इसमें डार्विन के संदर्भ में एक बात आपको समझना है कि ये क्या था? विकासवाद। जैसे आपने सुना होगा कि मनुष्यों का विकास कैसे हुआ था? बंदर से। हमारे पूर्वज कैसे थे? बंदर थे। तो विकासवाद का सिद्धांत यही कहता है कि जो भी जीव हैं, उन जीवों का विकास कैसे हुआ है? पहले कहता है कि एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय जीव थे, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों का विकास आगे चल के बहुकोशिकीय जीव के रूप में हुआ, बहुकोशिकीय जीव के रूप में हुआ। आगे चल के यही लोग क्या हुए? अलग अलग प्रजातियों का निर्माण किए, अलग अलग प्रजातियों का निर्माण किए। तो इनका कहने का मतलब है कि भाई साहब जीवों का विकास क्रमिक रूप से धीरे धीरे लंबे समय में हुआ, यही विकासवाद का सिद्धांत है। जैसे मानव का पूर्वज कौन था? बंदर था, 4 पैरों पर चलता था, धीरे धीरे उसका विकास हुआ और आज जाकर के क्या हुआ? होमो सैपियंस बना। आपने वैसे भी देखा होगा कि मनुष्यों के विकास का क्रम है। जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, ठीक है, ऐसे कर करके होमो सैपियंस तक आया है, ठीक है ना। तो ये क्या था? मनुष्यों का विकास का क्रम है। तो ठीक उसी प्रकार डार्विन भी कहता है कि मनुष्यों का विकास या जीवों का विकास धीरे 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 लंबे समय में दीर्घ काल में हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डार्विन के संदर्भ में ये बातें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा विकास दिया था? विकास का सिद्धांत दिया था, फिंची नामक चिड़िया पर काम किया था, ठीक है ना। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है ना। ये आपको इक्वाडोर, फिंची, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आपका रिवीजन करते हैं जल्दी से। डार्विनवाद के संदर्भ में डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन महोदय ने दिया था। डार्विन कहां का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखा? तो आप कहते हो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक लिखा था। डार्विन ने भाई साहब किस चिड़िया पर भाई साहब अध्ययन किया था? तो फिंची नामक चिड़िया पर अपना अध्ययन किया था। अध्ययन करने के लिए किस द्वीप पर गया था? तो कहोगे गैलापागोस द्वीप पर गया था, जो कहां पर है वर्तमान में? इक्वाडोर में भाई साहब। उसके अलावा डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो 2 सिद्धांत दिया, 2 आपको याद करना है। एक तो विकासवाद का सिद्धांत दिया कि मनुष्यों का विकास धीरे धीरे क्रमिक रूप से लंबे समय में, या जीवों का विकास धीरे धीरे लंबे समय में क्रमिक रूप से हुआ है। और दूसरा का भाई साहब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पर्यावरण के साथ जो जितना भाई साहब संघर्ष या सामंजस्य बना के रह सकता है वही लंबे समय तक जी सकता है। तो ये वाला सिद्धांत पूरा का पूरा कौन था? डार्विनवाद का सिद्धांत था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एक छोटा सा और है इसी विकासवादी चरण में आपका आ जाता है ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। किसका? ह्यूगो डी ब्रिज। कौन दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ये भी देख लेते हैं कि ह्यूगो डी ब्रिज क्या था भाई साहब। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्धांत दिया जिसका नाम म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये भी देख लेते हैं, ठीक ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन, ठीक ना, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अब ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत भाई साहब क्या है? पहला नंबर तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो लिखो ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। अब भाई साहब उत्परिवर्तन का सिद्धांत का मतलब क्या है? पहला नंबर तो उत्परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। उत्परिवर्तन मतलब जब भाई साहब क्या होता है कि जिन होते हैं, उन जिनों में होने वाले परिवर्तन से जब कोई लक्षण आने वाली पीढ़ी में दिखाई देती है तो यही कहलाता है उत्परिवर्तन, ठीक है ना। यही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। लिख लो ये भी, जिनों में
जीन मतलब जीन, जीन वही जो हमारे जीन है, ठीक है ना, जीनों में ऐसे करके जेनेटिक जो बॉडी होता है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो जीन होता है। तो जीनों में आने वाले अचानक परिवर्तन, अचानक परिवर्तन, परिवर्तन, अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन या क्या कह सकते हैं, इसी को म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, उत्परिवर्तन कहते हैं। अब देखो पहली बात, जैसे देखो मान लो कि माता पिता है, ठीक है ना, माता पिता, आपको पता है कि दोनों लोगों से संतानों का संतानों के लक्षण जा, दोनों से ही संतानों के लक्षण जा। मान लो माता पिता से कोई लक्षण जा रहा था, ठीक ना, जो क्या करता था जो मान लीजिए कि माता पिता से कोई लक्षण जा रहा था पुत्र में या पुत्री में, ठीक है ना, और ये दोनों मिलकर के कोई लक्षण पैदा करते थे, लेकिन इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसा परिवर्तन आया जो अलग हो गया। भाई साहब मान लो, ठीक है ना, दो आंखों की बजाय मान लो कि जो जिन था आंखों का रंग बनाता था, मान लो कोई जिन था वो आंखों का रंग बनाता था, बाल का रंग प्रदान करता था, ठीक है ना, चेहरे का रंग प्रदान करता था, तो मान लो आंखों का रंग प्रदान करता था। अब तक आंखें काली होती थी, ठीक है ना, आंखें मान लो काली होती थी, जो जिन आता था उससे क्या बनती थी, काली आंखें बनती थी। लेकिन इन दोनों के दौरान क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से अब आंखों का रंग भाई साहब लाल होने लगा। कैसा, लाल होने लगा भाई साहब, एकदम आंखों का रंग काले की वजह अब क्या होने लगा, लाल होने लगा, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा। तो यही प्रक्रिया कहलाती है म्यूटेशन, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, रोगों के संदर्भ में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रक्रिया था बाबू उत्परिवर्तन, तो समझ में आ गया। अब एक चीज यहां से क्वेश्चन और पूछता है कि बताओ उत्परिवर्तन में इसने किस पर अध्ययन किया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन के लिए किस पर अध्ययन किया था। तो इस पर एक इवनिंग लिख लो, उस पौधे का नाम, एक पौधे पर अध्ययन किए थे, तो ये ध्यान है, इवनिंग, इवनिंग प्रिमरोज लिख लो, प्रिम रोज, ठीक है ना, पौधे का नाम इवनिंग प्रिमरोज था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये इवनिंग प्रिमरोज, ये आपको हमने बता दिया। ये क्या था, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। और उत्परिवर्तन क्या था बाबू, जीनों में आने वाला अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगे, वही कहलाता है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। और भाई साहब उत्परिवर्तन के लिए ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने किस पौधे का इस्तेमाल किया था, तो इवनिंग प्रिम रोज नामक पौधे का इस्तेमाल किया था, प्रिम रोज नामक पौधे का इस्तेमाल किया था, कौन, ह्यूगो डी ब्रिज ने। इस प्रकार भाई साहब हमने क्या देखा कि विज्ञान के चारों शाखाओं के भाई साहब संबंधित कुछ सवाल आते हैं, वो भी देखा। उसके अलावा हमने डार्विनवाद देखा, उसके अलावा हमने लैमार्कवाद देखा, उसके अलावा हमने ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत देखा। तो ये सब ध्यान रखना कि किस पौधे पर किए, किस पशु पर किए, किस पौधे पर, किस जानवर पर किए, किस पक्षी पर किए, किस जगह पे किए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद दोस्तों।